नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद आंचल। सुप्रभात। सुप्रभात नया सवेरा के सभी व्यूअर्स को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन प्रमुख खबरों पर आज नया सवेरा पर हमारी नजर होने वाली है वो है मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन है और ईज ऑफ लिविंग इसका उद्देश्य रहा है। बिल्कुल, और बात करेंगे राजनीति को लेकर कि क्या जेडीयू में कुछ ठीक नहीं है और क्या नीतीश कुमार के हाथ से कमान जा रही है या फिर ललन सिंह खुद ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम जानेंगे बिल्कुल इस खास आंचल। शो में। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस यात्रा का आज आखिरी दिन है। कई मुलाकात जो हैं, द्विपक्षीय मुलाकात जो हैं वो इस यात्रा के दौरान हुई हैं। और अगर मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है आंचल। बिल्कुल, और आगे क्या रहने वाला है अनुमान मौसम विभाग का, इस पर भी होगी चर्चा। और साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या, जहां पर किस तरह की तैयारियां हैं इस बड़े आयोजन को लेकर 22 जनवरी को, उस पर भी होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं हम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज। बैठक जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी से विकास पर केंद्रित। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में बैठक आज। राजनीतिक प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र ने इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए दिया 3 चरण वाला प्रस्ताव। हमास का प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा में प्रस्ताव पर मिस्र से करेगा चर्चा। तो नया सवेरा में जानते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। शुरुआत करते हैं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यानी ईज ऑफ लिविंग पर मुख्य फोकस रहेगा इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, और वहीं योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण और गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे उप विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण के साथ साथ अहम विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन और राज्यों की ब्रांडिंग पर भी चर्चा है। वहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उल्फा के अरविंद राजखोवा नीत वार्ता समर्थक गुट के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इस समझौते में असम से जुड़े लंबे समय से लंबित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के तहत मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार के प्रदान किए जाएंगे। परेश बरुआ नीत उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। सरकार की ओर से उल्फा गुट से बातचीत करने वाले अधिकारियों में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार
AK मिश्रा शामिल हैं। और अब खबर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अलग अलग बैठकें आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होंगी। इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही दोनों बैठकों में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आज होने वाली बैठक से पहले कल जेडीयू के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श का दौर पूरे दिन चलता रहा। कल भी पूरे दिन जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह उड़ती रही। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही ललन सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नीतीश और ललन सिंह साथ ही पार्टी दफ्तर से बाहर निकले, जहां दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जाता है कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में आज होने वाली दोनों बैठकों के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया है। और अब बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस यात्रा की। रूस के अपने दौरे के अंतिम दिन सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव से विदेश मंत्री ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के कदमों की सराहना की। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजिस्ट के एक समूह से संवाद किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने के इंडोलॉजिस्ट द्वारा सुझाए गए पहलों और विचारों की सराहना की। और अब बात उत्तर भारत की, जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी भी बहुत कम है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की आशंका जताई गई। कोहरे की वजह से जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने नीना सिंह को CISF का पहला महिला महानिदेशक नियुक्त किया है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली नीना सिंह राजस्थान में कैडर के 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नीना सिंह की यह तैनाती 31 जुलाई 2024 तक है। IPS अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह 30 नवंबर को SL थाओसेन की सेवानिवृत्ति के बाद ITBP के महानिदेशक के साथ CRPF का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2024 तक CRPF के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी राहुल रसगोत्रा को ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उन्हें 30 सितंबर 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। पर अब बात स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मदुरई में 8.27 एकड़ में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से फ्रूट मार्केट का निर्माण किया गया। इसमें 240 दुकानों समेत आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया गया। यहाँ कश्मीर, महाराष्ट्र और पुणे से ट्रकों में फल आते हैं। कैसी है मदुरई की ये फ्रूट मार्केट, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए देखते हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मदुरई के अंदर यहाँ फ्रूट मार्केट बनाई गई है। किस तरह की फ्रूट मार्केट है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर बताइए किस तरह की मार्केट बनाई है, कितनी खुशी है आपको यहाँ? नमस्कार। अच्छी तरफ है, इधर स्मार्ट सिटी है, वो तो बहुत 250 सब है, अच्छी है। किस तरह से बिक्री होती है, किस किस समय पे क्या क्या होता है? रात में अच्छी सेल्स हो रहा है, होलसेल भी बिकता है, रिटेल भी बिकता है वैसा। यहाँ 240 दुकानें हैं, यहाँ कुछ दुकान वाले हैं, बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है आपकी मार्केट बन गई है, फ्रूट मार्केट। स्मार्ट सिटी मिशन ने हमारा जीवन बदला है, हमें एक फ्रूट मार्केट दी है। अब हमारे यहाँ कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के सभी प्रकार के फल आते हैं। 240 दुकानें इस फ्रूट मार्केट के अंदर बनाई गई हैं, जिसमें सुबह 10 बजे तक होलसेल की बिक्री होती है और जिसके बाद से रिटेल के अंदर लोग यहाँ से फ्रूट्स खरीद के ले जाते हैं, फल खरीद के ले जाते हैं। तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपने मदुरई के अंदर इस तरह की फ्रूट मार्केट को देखकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने उनको एक कहीं ना कहीं अच्छी सी मार्केट दी है जिसके अंदर लोग ताज़े फल को ले सकते हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, मदुरई। चलते हैं फिर मदुरई फ्रूट्स खरीदने के लिए। बिल्कुल 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 चलते हैं मदुरई और खाने का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, ये टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की, जहां भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न के रूप में इसे देखा गया है। इसका उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं के 2 केंद्र बिंदुओं को आपस में जोड़ना है।
तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग काशी तमिल संगमम में पहुंचे हुए हैं। इस क्रम से छठे समूह ने सिंधु काशी में गंगा स्नान के बाद दूरदर्शन न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान समूह के सभी सदस्यों ने इस अनूठे कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिंधु समूह हनुमान घाट की गलियों में है। गंगा का पवित्र स्नान किया इन लोगों ने। सुब्रमण्यम भारती का आवास जिसमें वो कभी रहे थे उसको देखा। कांची मठ में गए और अब इन गलियों में ही हैं हमसे बात करने के लिए। क्या अनुभव रहा आपका? We came through Kashi Tamil Sangamam, because of which only we had the opportunity to visit these places. We are lucky enough that we are shortlisted for this, and it's thanks to the central government and all the ministries and the government of Uttar Pradesh. Thanks to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. तमिल संगम 2.0 में आया था। आज सुबह हम लोग रेडी हुआ है, इधर सीधा हनुमान घाट में आया था। गंगा जल के पूरा पवित्र गंगा में हम लोग स्नान किया था। हम लोग आज शाम में आरती देखेंगे। ये सबके लिए हम लोग इंडिया गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी जी का और यूपी में सीएम योगी जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। I feel lucky to have this opportunity. I thank the total Kashi Tamil Sangamam team. The trip is like so well organized and they are treating us like a VVIP. जैसा कि एक सज्जन ने बताया कि उन्हें यह आभास ही नहीं हो रहा है कि वो तमिलनाडु से बाहर हैं। निश्चित ही यह बहुत ही शानदार योजना है केंद्र सरकार की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, जो काशी तमिल संगमम के माध्यम से इन लोगों को काशी में ही तमिलनाडु में होने का एहसास करा रही है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, हनुमान घाट, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के आयोजन में ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इनमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई उत्पादों को रखा गया है। ऐसे में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के लकड़ी से बने उत्पाद लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। नमो घाट है यह और धूम है काशी तमिल संगमम की। छात्र जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके तो आ ही रहे हैं इसमें देखने भी और पार्टिसिपेट करने भी। पार्टिसिपेट करना यानी समझना स्टॉलों को, कलाकारों के प्रदर्शन को और तमिल की जो कलाकृति है, जो कला है, जो संस्कृति है। उन छात्रों से हम बात करेंगे। इन लोगों ने भ्रमण किया है जो स्टॉल लगे हुए हैं और काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम चल रहा है नमो घाट पर उसका। यहाँ पर तमिल संगमम में आकर काशी में हमने यह देखा कि तमिल की संस्कृति, तमिल की उत्पाद और तमिल की सभ्यता बहुत अच्छे लगे। इनके हाथ में एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट क्या है और कैसे प्राप्त किया आपने? यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ से ये आयोजित तमिल की तरफ से है, जिसमें हम लोग ये पार्टिसिपेट किए हैं। वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें हम लोगों से कुछ छोटे छोटे तमिल के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसमें हमें उत्तर देने पर ये सर्टिफिकेट और मेडल दिए जा रहे थे। माई गॉव के माध्यम से इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। एक बता रहे हैं कि मेडल भी मिला है, मुझे लगता है कैप भी मिली होगी, जो अच्छा बॉटल मिला है इन लोगों को। तो और ये एक और इनके साथी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो स्टॉल घूमे काशी तमिल संगमम में नमो घाट पर, आपको क्या अच्छा लगा और क्या जानकारी आप हासिल कर पाए? यहाँ पे सभी लोगों ने अपने जान पहचान का अपने सभी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे सभी स्टॉलों पे भिन्न भिन्न चीज़ें रखी हैं, जैसे कि तमिल के कुछ वाद्य यंत्र जैसे हाथ से बने हुए, लकड़ी के बने हुए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अभी किशोर हैं, हमारे देश की निर्माण में भूमिका निभाएंगे और जैसा प्रधानमंत्री का संकल्प है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसके ये मुख्य कर्णधार साबित होंगे। चूँकि ये जागरूक हैं, नमो घाट पर आकर काशी तमिल संगमम में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जानकारियां हैं, जो
संस्कृति है उसके बारे में जानने ये लोग आए हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें जो छात्र काशी तमिल संगमम में अपने अनूठे अनुभव को बयां कर रहे थे। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि नमो घाट पर जो काशी तमिल संगमम है उसके आयोजन में ढेर सारे स्टॉल्स लगे हैं। इसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से कई ऐसे उत्पाद रखे गए हैं और ऐसे में तमिलनाडु की कृष्णागिरी जिले के लकड़ी के बने उत्पाद लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। देखते हैं उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट अब। काशी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं और प्रधानमंत्री चूँकि यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इसको एक मुकाम पर पहुँचाया है। यहाँ के जो खिलौनों के कारीगर हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का नारा है वोकल फॉर लोकल, उसको उन लोगों का काफ़ी लाभ हुआ है इस नारे से। आज हम लोग नमो घाट पर हैं, एक स्टॉल लगा हुआ है। रघुनाथन जी, ये जो आपकी कलाकृतियाँ हैं, जो वुडन का काम है, ये आपने वहाँ पे कैसे शुरू किया और क्या खासियत है इसकी? सर, ये लकड़ी में हम ये काम कर रहा है। मैं 40 साल के पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद हम शुरू किया था। लेकिन ये क्राफ्ट है ना, ये 150 साल से ये क्राफ्ट नया क्राफ्ट बना दिया। लेकिन थोड़ा आदमी कर दिया, थोड़ा आदमी छोड़ दिया, वैसा हो गया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट से ये ट्रेनिंग ले लिया ना, उस दिन से हम ये काम कर रहा हूँ। लेकिन ये क्राफ्ट को करने वाला कौन भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में मैं एक ही आदमी 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो जो लोग आ रहे हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके इस खास तौर से तमिलनाडु का जो बना हुआ है? सर, इधर बहुत आदमी आ रहे, सब देख रहे, पहले देख के बाद और क्या क्या पसंद हो रहा है वो आइटम लेके जा रहे हैं। किस तरह का लोग आइटम पसंद कर रहे हैं? जो खास तौर से वाराणसी के जो लोग घूमने यहाँ आ रहे हैं वो किस तरह के आइटम पसंद कर रहे हैं? ये सब आदमी भगवान का मूर्ति सेलेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली गणेश और ओम ये चले रहे हैं और थोड़ा एनिमल सब लेके जा रहे हैं। सर, जो लोग परिवार के साथ आ रहे हैं वो बच्चों के लिए जानवरों के कृतियाँ ले रहे हैं, ये जो बनी हुई हैं कलाकृतियाँ, और ज़्यादातर लोग भगवान की जो कलाकृतियाँ हैं जैसे गणेश जी की हैं और ओम का जो बना हुआ है ये ले रहे हैं। तो काशी धार्मिक नगरी है, स्वाभाविक सी बात है काशी तमिल संगमम का आयोजन भी इसी को देखकर हुआ है कि यहाँ के लकड़ी के खिलौनों के बारे में तमिलनाडु के लोग जानें और तमिलनाडु के इन उत्कृष्ट उत्पादों के बारे में काशी के लोग जानें, उत्तर प्रदेश के लोग जानें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पूरा देश राममय हो रहा है। सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी के तौर पर विख्यात श्री अयोध्या धाम में रामलला मंदिर निर्माण के साथ ही श्री राम से जुड़े 148 आध्यात्मिक स्थलों का भी पुनरुद्धार का कार्यक्रम जारी है। साथ ही अयोध्या के अलौकिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए सरयू मां की गोद में 22 फरवरी से विशाल लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामलला सदन पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। अयोध्या के पुनर्विकास में नई अयोध्या और पुरातन अयोध्या में एक तरफ तो जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको संजो करके रखने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी ओर विकास की धारा बह रही है जो कि नई अयोध्या में है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस वक्त श्री रामलला सदन अयोध्या में जो पीठाधीश्वर हैं जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो स्पष्ट तौर पर जो अभी आध्यात्मिक जो स्थान है अयोध्या में जिनका चयन किया गया है उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि के अलावा जो विकास हो रहा है जो आध्यात्मिक स्थलों का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या में 148 पौराणिक तीर्थ हैं जिनका पुराणों में रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है और वो सारे तीर्थ
भगवान श्री राम के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं, तो उन सब के विकास का कार्य अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या में श्री राम लला देवस्थान, जिस स्थान की देखरेख मैं करता हूँ, वो भगवान श्री राम का नामकरण स्थल है, जहाँ पर चारों भाइयों का नामकरण हुआ था। तो आज अयोध्या का बड़ा ही अद्भुत विकास हो रहा है और सारे तीर्थों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, और जब सारे तीर्थों का विकास होगा तभी संपूर्ण अयोध्या प्रकाशित होगी। महाराज जी, 1 से 1.5 लाख लोग ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन में आएंगे। क्या वाकई अयोध्या तैयार है इतने लोगों का स्वागत करने के लिए? और अयोध्या पूर्ण रूप से तैयार है। राम जन्मभूमि के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सरकार और प्रशासनिक वर्ग के लोग बड़े ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 22 जनवरी को भगवान रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होंगे। उसके बाद सभी दर्शनार्थियों के लिए द्वार खुला रहेगा। सब प्रकार की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं और सभी संत स्वागत करने के लिए बैठे हैं। कि 22 फरवरी से शायद अयोध्या में सबसे बड़ा यज्ञ आप आयोजित करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या तैयारियाँ हैं उसमें? अयोध्या में भगवान श्री राम के नव्य भव्य मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात 22 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक भव्य लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, जिसका संयोजकत्व मेरा है। मेरे ही संयोजकत्व में वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और उसकी अध्यक्षता स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, प्रखर परोपकार मिशन के जो अध्यक्ष हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सरयू जी के पावन पुलिन में, सरयू के गर्भ में लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जाएगी और वहीं पर मंडप का निर्माण होगा और वहीं पर ये यज्ञ होगा। 1500 ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, अनुष्ठान होगा। 100 ब्राह्मण यज्ञ कुंड पर बैठेंगे और भी बहुत सारे उसमें धार्मिक आयोजन होंगे। तो यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। अगर आप 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं प्रशासनिक प्रतिबंधों की वजह से, तो आप 1 महीने बाद 22 फरवरी से 9 मार्च तक इस महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही रामलला के दर्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात। अयोध्या नगरी सज रही है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है और जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, स्वागत अभिनंदन होना है, पूरी सड़क पर हम देख रहे हैं कि तोरण द्वार बनाया गया और हमारे ठीक पीछे इस वक्त आप देखें ये लता मंगेशकर चौक है। किस तरह से इसे सजाया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आकर सेल्फी ले रहे हैं। तो इस तरह से जो चौक चौराहे हैं अयोध्या के वो अपने आप में एक छटा बिखेर रहे हैं। तो हम पूरी अयोध्या सजी सवरी नजर आ रही है। बहुत बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या और वहां पर हम जानते हैं कि एक सौगात न केवल अयोध्या वासी को बल्कि उसके आसपास जो जिले जुड़ते हैं, बगल में बस्ती है, गोंडा है, या फिर वहां एक सौगात मिलने वाली है। चूंकि सीधी एक उड़ान सेवा शुरू होगी, एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तोहफा अयोध्या वासियों को मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ जो स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है अयोध्या स्टेशन, उसमें हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन यहीं से कई जगहों के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर वो भी एक सौगात अयोध्या के लोगों को मिलने वाली है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में इतना काम हुआ है। भावना, हमने बात की यहाँ के नगर आयुक्त से, उन्होंने कहा कि अयोध्या से जुड़ने वाली जो भी सड़कें हैं आसपास के जिलों से सब 4 लेन या तो कर दी गई हैं या तो उन पर काम हो रहा है। तो कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और साथ ही साथ जल मार्ग के जरिए भी लोग अयोध्या पहुंच सके, उस पर भी काम हो रहा है सरयू नदी के जरिए। बिल्कुल। और शैलेंद्र, इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है और आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से वैश्विक पटल पर अयोध्या किस तरह से अपना नाम अंकित कर रही है आने वाले समय में। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ऐसे में अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है, अब लोग अयोध्या पहले भी आते थे लेकिन अब जब अयोध्या आते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या की जो ख्याति थी
वैसी अयोध्या आप दिखाई देती है। एक जो बदलाव दिखाई देता है अयोध्या में, जहां पर साफ सुथरी सड़कें हैं, जहां पर एक तरह से देखें कनेक्टिविटी के बेहतर साधन हो रहे हैं और तमाम जो चौक चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण हुआ है, भव्य अयोध्या यहाँ पर दिखाई देती है। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जो तैयारियां हैं अब 22 जनवरी के लिए वो युद्ध स्तर पर यहाँ दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर हमने कल जब बहुत लोगों से बात की, वो इस बात को लेकर आह्लादित थे, प्रसन्नचित्त थे कि जो बदलाव आया है बीते 2-3 वर्षों में अयोध्या में वो अभूतपूर्व है। और निश्चित तौर पर अयोध्या न केवल भारत बल्कि दुनिया के मानचित्र पर सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़े नगरी के तौर पर उभरेगा और उस स्तर पर यहाँ पर जो है बदलाव दिखाई देता है। धन्यवाद शैलेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही में जय श्री राम। तो आंचल देखा जाए तो अयोध्या नगरी सज रही है और अगर वास्तुकला के हिसाब से भी देखा जाए आंचल तो त्रेता युग से जुड़ा जो युग था वो पूरा का पूरा उकेरने की कोशिश की गई है हवाई अड्डे और टर्मिनल में। बिल्कुल, और हम बहुत कह सकते हैं खुशनसीब है कि हमारे सामने हम रामलला को वहाँ पर विराजमान होते हुए देखेंगे। और आइए अब रुख करते हैं देश भर से जुड़ी खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री आज लेंगे शपथ। केरल कांग्रेस बीके गणेश कुमार और कांग्रेस एसके रामचंद्रन कड्डनपल्ली आज नए मंत्री के रूप में लेंगे शपथ। अभिनेता, राजनेता और DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल निधन हो गया था। चेन्नई के अनासलाई स्थित आईलैंड ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पंजाब के अमृतसर जिले में एक और पाकिस्तानी ड्रोन किया गया बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर BSF पंजाब के जवानों और अमृतसर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में ये ड्रोन गांव रोरन वाला में बरामद किया गया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट होगा अखबारों की सुर्खियां, साथ ही साथ नजर डालेंगे फटाफट खबरों की खेल जगत से और कारोबार जगत से। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, आगे बढ़ने से पहले उनके लिए डालते हैं नजर एक बार फिर से सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज। बैठक जीवन सुगमता और राज्यों की साझेदारी के विकास पर केंद्रित। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में बैठक आज। राजनीतिक प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले।
उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुबह और रात के दौरान घने कोहरे की जारी की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए दिया 3 चरण वाला प्रस्ताव। हमास का प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा में प्रस्ताव पर मिस्र से करेगा चर्चा। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ा हुआ। हमारी सहयोगी मौजूद हैं डीडी न्यूज रूम में, संध्या शर्मा। आइए उनका स्वागत करते हैं। संध्या, सुप्रभात। आप जैसे कि हमें दिख रहा है कि तमाम न्यूज़पेपर्स के साथ है, समाचार पत्रों के साथ हैं, तो आज कौन सी ऐसी प्रमुख खबरें हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं? सुप्रभात आंचल और भावना, और हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो आज सभी अखबारों में पहले पेज पर जिस बड़ी खबर को लिया गया है वो है भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर। जी हां, कतर में 8 भारतीयों को मौत की सज़ा नहीं। इस हेडलाइन के साथ नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को लिया है। बाकी अन्य अखबारों ने भी अलग अलग हेडलाइन के साथ इस खबर को आज अपनी पहली हेडलाइन बनाया है। दरअसल दोहा की अपीलीय अदालत ने नेवी के पूर्व अफसरों की सज़ा घटाई है, और आज अखबारों ने ये भी बताया है कि कुछ हफ्ते पहले दुबई में जो COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर से मिले थे, और उसके बाद किस तरह से ये कूटनीतिक जो जीत भारत की देखने को मिली है वो बेहद ही वास्तव में एक प्रशंसा योग्य है। और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि नागरिकों की रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि ये जो नौसेना के अफसर हैं ये राष्ट्रपति से सम्मानित भी हो चुके हैं, इनमें कैप्टन शामिल हैं। और आज अखबारों ने यह भी बताया है कि अब 2015 की जो संधि है उससे भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, और ये जो संधि है इसके तहत भारत और कतर एक दूसरे के नागरिकों को सज़ा काटने के लिए उनके देश भेज सकते हैं। तो आज इस बड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो यह है असम में शांति की दिशा में बढ़ते हुए कदम की खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है। राष्ट्रीय जागरण पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने लिया है और बताया है कि आज ये अहम कदम उठाया जाएगा, उल्फा से समझौता होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम और उल्फा के बीच आज हस्ताक्षर होने हैं। और आपको बता दें कि 12 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद स्थायी शांति के प्रारूप पर यह सहमति बन पाई तीनों पक्षों की, जिस पर आज समझौता हस्ताक्षर होने हैं। अगली खबर की बात करें तो ये है सेला टनल से जुड़ी हुई। जी हाँ, नए साल में एक और तोहफा देशवासियों को मिलने जा रहा है। सेला टनल अब बनकर तैयार है, और अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि दुनिया की ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे लंबी सुरंग है, और इसका जो फायदा होगा वो रणनीतिक महत्व के मुताबिक बेहद ही खास है। और आपको बता दें कि तवांग सेक्टर में LAC तक पहुंचने का ये एकमात्र रास्ता होगा। इससे सेना को तीव्र गति से पहुंचने में मदद मिलेगी। अगली खबर की बात करें, यह है हिंदुस्तान अखबार ने ली है और बताया है कि फसल की तीव्रता बढ़ाकर जलवायु खतरों का मुकाबला संभव है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पूरी दुनिया में यदि सभी लोगों का पेट भरना है तो 2050 तक फसल का उत्पादन 2 गुना करना होगा। और एक शोध के अनुसार ये भी बताया गया है कि ये जो समस्या होगी इसका मुकाबला फसल तीव्रता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। और आपको बता दें कि भारत में अभी जो फसल की तीव्रता है वो 139% है। तो इस खबर को तमाम आंकड़ों के साथ आज हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करें तो ये है रामलला जन्मभूमि और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 5 लोग मौजूद रहने की उम्मीद है। इस खबर को आज पंजाब केसरी अखबार ने बताया है। और आपको बता दें कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और यहाँ पर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी वो करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ प्राचीनतम प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में राम जन्मभूमि परिसर में संरक्षित एक कसौटी के 7 स्तंभ जिन्हें संग्रहालय में रखा जाएगा। यानी कि जो ये अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये बेहद ही अहम, बेहद खास, और सभी के आराध्य प्रभु राम जब अपने स्थान, अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो वो बेहद ही उत्साह का और बेहद ही भावुक कर देने वाला निश्चित तौर पर पल होगा। इस खबर को लगातार सभी अखबार प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं नववर्ष की, जिसे आज सभी अखबारों ने बताया है कि नववर्ष का आगमन आप खुशी के
साथ करें, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि अपनी खुशी के साथ किसी और की खुशी में खलल पैदा ना हो। और इसी को लेकर के राजधानी में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि जो नए वर्ष का आगमन है वो और जो हम बीते साल का समापन कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ करेंगे, तो खुशी के साथ नए साल का आगमन हो। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, आप अखबारों के तमाम अलग अलग मोर्चों से ये सभी खबरें हमारे दर्शकों के लिए समेट कर लाई हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर नया सवेरा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। यह यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है वहां लोग खींचे चले आ रहे हैं। यह यात्रा कोडरमा जिले के चंदवारा पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड के उर्वा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने की शपथ दिलाई गई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए उर्वा में लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कई लोगों के लिए ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। गैस जो मिला है उसमें बहुत सारी सुविधा है, क्योंकि जब हम काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे और जल्दी लकड़ी में बनाना पड़ता था, लेट हो जाता था, लेकिन जब से गैस मिला है जल्दी से गैस पे बनाते हैं और अपना ड्यूटी भी जाते हैं। मिला है या हम खाना वाना बना रहे हैं अच्छे से, हमको बहुत सुविधा हुआ है। मौके पर कई अन्य लाभुकों ने उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहल की सराहना की। खासकर उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मुझे राशन कार्ड के अंतर्गत एक गैस चूल्हा मिला है, तो अभी बहुत सारी सुविधाएं होती है। अभी है सो जल्दी से खाना नहीं बना पाते थे, लकड़ी पे सुलगाते रहते थे, लेट हो जाता था कहीं आने जाने में, बर्तन धोने में भी, साफ सफाई करने में बहुत लेट लगता था। और अभी गैस पे खाना बनाने लगे तो बहुत सुविधा हो गई है। अभी ऐसा जब मर्जी तब बना लेते हैं और अभी समय भी नहीं लगता है। हमको प्रधानमंत्री के द्वारा से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम लोग जंगल से लाके लकड़ी और गोईठा पे खाना बनाते थे, जिससे धुआं भी होता था, और अभी हम लोग को गैस मिला है तो सबसे पहली बात कि हम लोग को समय का बचाव होता है, समय से खाना बना के अपना काम भी करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ निःशुल्क दवाएं भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और समग्र और समावेशी विकास के लिए जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। केंद्र सरकार की योजनाओं से कितने लोगों की जिंदगी आसान हुई, इसकी तस्वीर गुजरात के सुरेंद्र नगर और साबरकांठा जिले में भी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट।
देश का कोई भी नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से यात्रा करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ सुरेंद्रनगर जिले के मूली गांव पहुंचा। इस मौके पर स्टॉल लगाकर सरकारी योजना की जानकारी दी गई, जिसका ग्रामीणों ने लाभ उठाया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મૂળી તાલુકા ખાતે मूली तहसील में मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आ चुकी है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का सभी को लाभ मिले, फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, सभी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ वितरित करने के लिए जिला प्रशासन ने साथ मिलकर बेहद शानदार कार्य किया है। इस कार्यक्रम में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया और जैविक खेती करने वाले किसानों के साथ बात की गई। धरती कहे पुकार के पहल के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मेरी मां को स्तन कैंसर था। आयुष्मान कार्ड से उन्हें सहायता मिली है, उसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं साबरकांठा जिले के ऊंची धनाल और रोधरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिकों ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी भागीदारी दर्ज कराने की शपथ ली। मोदी साहब ने गारंटी वाली गाड़ी, यह मोदी सरकार की गारंटी की यात्रा है। पिछले 1 महीने से गांव-गांव जन जन तक पहुंच रही है, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन के साथ लाभ भी वितरित कर रही है। मोदी सरकार इसके लिए अभिनंदन के पात्र है। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत लाभार्थी ने आयुष्मान कार्ड के फायदे बताए। मेरी मां को अचानक हार्ट की समस्या आ गई थी। उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया था। आयुष्मान कार्ड की वजह से हमें बहुत लाभ मिला है। इसके लिए भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर के सभी लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बना है। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचितों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2023 खत्म होने को है, बहुत सारी यादें संजोए हुए हैं। क्या रहा साल 2023? देखते हैं भारत एट 2023। साल 2023 में विदेश नीति के मामले में देश ने नए मुकाम हासिल किए। सरकार की प्रतिबद्धता ने भारत को विश्व मित्र के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। विदेश मंत्रालय के उल्लेखनीय उपलब्धियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वर्ष रहा भारत की G20 अध्यक्षता का। मीटिंग्स की जगहों पर भारत की विविधता की झलक दुनिया के सामने आई। भारत ने अपने सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। G20 अध्यक्षता के पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में जगह मिली। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन महत्वपूर्ण रहा। नवंबर में भारत ने G20 वर्चुअल समिट का आयोजन भी किया। ये वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा ऐतिहासिक रही। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा थी।
ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये वर्ष महत्वपूर्ण रहा। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सिडनी यात्रा बेहद अहम रही, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ बैठक की और भारतीय समुदाय से भी मिले। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर भी गए। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई स्टैंडिंग ओवेशन और 70 से भी अधिक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन किया गया। There have been even more momentous development in another AI, America and India. The scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless. And the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. इस वर्ष फ्रांस और अबू धाबी की यात्रा भी अहम रही। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी का भी दौरा किया और इसके साथ ही COP28 में भी हिस्सा लेने के लिए फिर से संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। अगस्त में पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लिया। जोहानिसबर्ग में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा भी ऐतिहासिक रही। हालांकि ये पीएम मोदी की पहली यात्रा थी, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी 40 वर्षों बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत ने इस वर्ष भी अपने इवैक्यूएशन मिशन की फहरिस्त में कुछ और सफल मिशन जोड़े। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन कावेरी, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान ले जाया गया, जहां से उन्हें भारत वापस पहुंचाया गया। इस वर्ष की शुरुआत में ही तुर्की में आए भयावह भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर दोस्ती की मिसाल पेश की। ऑपरेशन दोस्त में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कई कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं, वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। इस वर्ष भारत ने फिलिस्तीन और पापुआ न्यू गिनी में भी मानवीय सहायता भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी को इस वर्ष कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पापुआ न्यू गिनी का ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। ग्रीस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया। ये वर्ष वैश्विक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम रहा है। G20 और SCO की अध्यक्षता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग, इंडिया US 2+2 डायलॉग और उसके साथ ही कई वैश्विक नेताओं की भारत यात्रा इस वर्ष सुर्खियों में रहे हैं। आने वाला वर्ष भी भारत की कूटनीति के लिए अहम होने वाला है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, वहीं मल्टीलैटरल फोरम्स में भारत हर मोर्चे पर स्थिर और स्पष्ट नजर आ रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। मिस्र ने गजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए प्रस्ताव रखा है। संघर्ष विराम पर चर्चा के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा पहुंचेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। उत्तर पूर्वी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में उनको अयोग्य घोषित कर दिया। ब्रिटेन में गैरेट तूफान से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। रनवे पर उतरने के दौरान विमान ने कई झटके खाए।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से तटीय इलाकों में काफ़ी तबाही हुई। लोगों ने तटीय इलाके खाली किए और खाली करने की चेतावनी दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। देश का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से 25 दिसंबर तक सालाना आधार पर 12.29% बढ़कर 66.43 करोड़ टन हुआ। भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा, चावल, दाल मुहैया कराने के बाद अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के तहत चावल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। केंद्र के इस फैसले के बाद चावल की कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में 42% से अधिक की बढ़त हासिल करते हुए 14,845 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू किया दर्ज। केंद्र सरकार ने नारियल की गड़ी का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल मिल्क कोपरा की एमएसपी 300 रुपए पर क्विंटल, जबकि बॉल कोपरा की एमएसपी 250 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दी गई है। खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। सेंचुरियन टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। केप टाउन में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका। चोट के चलते कप्तान तेम्बा बवुमा दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। डीन एल्गर करेंगे कप्तानी। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया। 5 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली की कप्तानी यश ढुल करेंगे। शुरू के 2 मैच के लिए बने कप्तान। और आइए अब नजर डालते हैं सिने और फिल्म वर्ल्ड की खबरों से फटाफट अंदाज में। निर्देशक आमिर खान बहुत जल्द अपनी आगामी फिल्म बब्बर शेर को करने वाले हैं शुरू। फिल्म चंदू चैंपियन की शूट के बाद इस फिल्म पर करेंगे काम। प्रभास स्टारर फिल्म सालार ने रिलीजिंग के महज 6 दिन के भीतर वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। अभिनेता राजकुमार राव सीरीज गन्स एंड गुलाब्स के पहले सीजन में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं और जल्द ही सीरीज के दूसरे सीजन में धमाल मचाने के लिए तैयार। दूसरा सीजन जल्द आएगा। मीडिया की गलत खबरों पर बोले निर्देशक साजिद खान, मैं जिंदा हूं। बात मौसम की, जानते हैं कि आपके शहर में क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं शिमला में विंटर कार्निवल की झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहां डॉग शो ने हर किसी का मन मोह लिया। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार।